कह रहे थे उसका जवाब मैं भी चाहूंगा कि पर्ची से मुख्यमंत्री निकाले जा रहे हैं, वो एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं, विपक्ष के नाते एलिगेशन लगाना ही चाहिए, लगाएंगे, क्वेश्चन उठाना चाहिए, लेकिन यह भी देखा जाता है कि विपक्ष में मुख्यमंत्रियों का चयन किस प्रकार से हुआ है। देखिए, सिद्धांततः तो यह बात सही है कि विधायक दल के द्वारा बहुमत से चयन होना चाहिए, लेकिन दुनिया में भी संसदीय लोकतंत्र देखेंगे तो यहां तो ज्यादातर कहीं राष्ट्रपति शासन है, प्रधानमंत्री शासन है, तो नेता पहले से तय होते हैं, उसके आधार पर देश में जो है लोग मतदान करते हैं, ज्यादातर राज्यों में भी तय होते हैं। तो इसलिए अब वो स्थिति किसी पार्टी के अंदर नहीं हुई है। आज तक मैंने देखा नहीं है कि किसी के अंदर जो है ये पैदा हुआ हो कि जीतने के बाद और दो लोग आए हों, उनके बीच चुनाव हुआ कि ये होता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जहां तक इन मुख्यमंत्रियों का चयन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की दृष्टि से जो कुछ उनका लक्ष्य है कि हमको भारत को कहां ले जाना है, किस दिशा में ले जाना है, दुनिया में भारत को कहां खड़ा करना है, हमारी आइडियोलॉजी क्या होगी, तो उसके आधार पर भविष्य के लिए पार्टी का एक रूपांतरण करने की कोशिश है। क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की पराजय के बाद 2006 से बीजेपी में लीडरशिप की एक क्राइसिस पैदा हो गई थी। तो नरेंद्र मोदी की कोशिश यह है कि आगे अब लीडरशिप की क्राइसिस पैदा नहीं हो, 20-25 साल तक के लिए लीडरशिप तैयार करके दिया जाए। और साथ ही साथ जो स्टेट और सेंटर में एक मतभेद होता है कि बड़े नेता हैं वो छोटा काम नहीं कर सकते हैं, छोटे नेता को आप ऊपर नहीं उठा सकते हैं, उस भेद को भी खत्म किया जाए, ताकि ये कल नहीं हो कि एक नेता पर प्रदेश की निर्भरता से, उसकी लोकप्रियता और लोकप्रियता से जीत हार हो, उसके कारण विद्रोह हो, सहमति हो। तो वो अपनी दृष्टि से बदलाव कर रहे हैं। अगर विपक्ष को लगता है गलत है, उसको खुश होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस तरह के लोगों का चयन हुआ है, ये तीनों मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है या जो संघ परिवार की विचारधारा है, हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता है, कार्यकर्ता के प्रति है, अनुशासन है, तो भविष्य की दृष्टि से एक संदेश है कि हमारी विचारधारा की दृष्टि से हम देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस समय देश का जो वातावरण है, जिस प्रकार देश दो भाग में विभाजित है, एक और हिंदुत्व की शक्तियां हैं जिसके साथ साथ वो राष्ट्रवाद भी जुड़ा हुआ है, उससे सामाजिक न्याय है, दूसरी ओर इसके विरोधी खड़े हैं। तो 2024 में जो आलोड़न होगा या ध्रुवीकरण होगा, इन दो शक्तियों के बीच होगा। तो अगर वैचारिक आधार पर 2024 में देश का वोट विभाजित होता है, तो यह काम तो भारतीय जनता पार्टी के लाभ के लिए है। और कोई भी प्रधानमंत्री या देश का नेता ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा जो परफॉर्म नहीं कर सकता हो, क्योंकि तो आप ये कह रहे हैं कि शिवराज परफॉर्म नहीं कर पाते, वसुंधरा परफॉर्म नहीं कर पाती 2024 में, आप ये कह रहे हैं रमन सिंह 2024 में परफॉर्म नहीं कर पाते, और 2028 और 29 के लिए ये लोग मुफीद नहीं थे, इसलिए ऐसी लीडरशिप दी गई है जो फ्यूचर के 5 से 10 साल की राजनीति तक में प्रभावी अपनी भूमिका तैयार कर सकें। नहीं, देखिए, ऐसा है कि उसका अर्थ आप निकाल सकते हैं कि एक व्यक्ति पहले मुख्यमंत्री था तो वही मुख्यमंत्री रहे, हम मान के चलते हैं। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी बड़ी हैसियत नहीं थी, उमा भारती पर एक मुकदमे थे, पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप चाहता नहीं था, वो मुकदमे से हट गई, तब भी नहीं बनाया गया। तो शिवराज सिंह चौहान तो उस समय एक सांसद से सामान्य था, उनका कोई अनुभव नहीं था। आप सोचिए ना, 2005 में बने हैं, 18 वर्ष पहले बने थे, आज उनकी उम्र अगर 54 साल है तो 36 साल के उम्र में आप मुख्यमंत्री बने थे, तो आपके पास किस चीज, तो ये जो आप ये इस समय 64 साल का, तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ना, सब एक समय वैसे ही थे। वसुंधरा राजे सिंधिया वहां की एक मान्य नेता रही हैं, लेकिन अगर पार्टी के अंदर मतभेद है, पार्टी नेतृत्व को लगता है कि हमको एक सीमा से हमको परफॉर्म करने वाले दूसरे लोग चाहिए, हमको दूसरे प्रकार का मैसेज देना है, वो चुनता है। पार्टी में कोई हमेशा पद पर ही रहे, जो व्यक्ति एक बार हो गया वही रहे, फिर तो ऐसे लोकतंत्र नहीं चल सकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता अगर परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में सेंट्रल लीडरशिप के और भविष्य के लिए 20-25 साल का नेतृत्व आपको तैयार करना है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए अवधेश जी? लीडरशिप खड़ा करना है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए अवधेश जी? देखिए, सेंट्रल लीडरशिप मुख्यमंत्री चुने या विधायक दल क्या होनी चाहिए? विधायक दल के नेता चुने? मैं बस समझना चाह रहा हूं दर्शकों की क्लैरिटी के लिए। सर ऐसा है, नहीं ऐसा है, जो कुछ एक सिद्धांततः अपने यहां तय है, तो सेंटर में फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड क्यों बनती है? कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा।
प्रधानमंत्री कौन होगा, उम्मीदवार कौन होगा, ये केंद्रीय चुनाव समिति अंततः तय करती है। ये भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। मैं गौतम सेठ का रिएक्शन पे लेना चाहूंगा, फिर मैं आ रहा हूं धनंजय जी आपके पास। गौतम जी, इस सवाल को लेकर बार बार कांग्रेस भी तंज कर रही है। कांग्रेस ने भी कई बार इसे लेकर, ये जो फैसले हुए 3 स्टेट में, इसे लेकर एक तो विलंब जो हो रहा था उसको लेकर भी आपके कई नेताओं ने सवाल उठाए, तंज किए थे। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सोच है और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चिंता है कि शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कि इन राज्यों को मुख्यमंत्री मिला, क्योंकि अभी तक इतने दिनों से इन राज्यों को बिना मुख्यमंत्री के छोड़ा गया था। और अंततः मेरे पिछले वक्ता ने जो कुछ बात कही उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि उन्होंने कहा कि भाई भारत में जो चुनाव है वो हिंदुत्व की ताकतों और दूसरी ताकतों के बीच है। मुझे शर्म आ रही है कि एक डिबेट पर हम ये बात कर रहे हैं जबकि हमें जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए, हमें महंगाई से तरसती जनता की बात करनी चाहिए, हमें किसानों की मुश्किलों की बात करनी चाहिए, हमें युवाओं की बेरोजगारी की बात करनी चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि चुनाव तो जो है वो जनता के मुद्दों पे नहीं होगा, वो होगा हिंदुत्व और एंटी हिंदुत्व फोर्सेस के बीच में। तो जब तक चुनाव ऐसे मुद्दों पर होता रहेगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ने वाला। इस देश को आगे बढ़ने के लिए विकास के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, जन सुविधाओं के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। और जब तक हम जन सुविधाओं के मुद्दों पर अपनी राजनीति को केंद्रित नहीं करेंगे और इस तरह की बहसबाजी में बढ़ते रहेंगे, इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करते रहेंगे जिससे आम नागरिक की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा। आज हम यहाँ एक ये डिबेट कर रहे हैं, इससे किसी के घर में खाना नहीं बन जाएगा, किसी को नौकरी नहीं मिल जाएगी, किसी युवा का भला नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही डिबेट उन युवाओं के मुद्दों पर करें, किसानों के मुद्दों पर करें, जन सुविधाओं के मुद्दों पर करें, तो इस देश में जरूर राजनीति का जो है फायदा होगा, एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनेगा जिसके ऊपर हम सबको अपनी अपनी कमियों के साथ, अपनी अपनी उपलब्धियों के साथ जो है आगे आना चाहिए। और जहां तक की भाजपा की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलते हैं उसी तरह से अपने मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री किसे बनाते हैं ये मीडिया को भी जो है 3-4 घंटे रिसर्च करनी पड़ती है कि आदमी है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो जनता ने जिस नाम पर वोट नहीं दिया, जनता ने जिस नाम को पहचाना नहीं, जो स्टेट वाइड जाना भी नहीं जाता नाम, उस नाम को, क्योंकि वो एक कठपुतली है। सो अमित शाह जी अपने जैसे लोगों को, जिनके ऊपर इसी तरह के मुकदमे हैं, जो गुंडागर्दी की तरह ऑफिसर से बात करते आए हैं, जिनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग के मामले हैं, जिनके ऊपर ऑफिसर्स को धमकाने के मामले हैं, तो एक जैसी जो संगत है वो अट्रैक्ट करती है। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा को, आपने कहा कि अमित शाह और मोदी जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे हैं। नहीं, आपने कहा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे हैं। ऐसा इस तरह के देश के, देखिए अवधेश जी, मैं आ रहा हूं एक सेकंड। मैं तो 2 बातें गौतम जी से कहना चाहता हूं। गौतम जी, पहली बात तो ये कि ये मुद्दा सेंसिटिव है, राज्य के लोगों से जुड़ा हुआ है, जहां जहां पर मुख्यमंत्री चुने गए वहां के लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मुद्दे को हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उठाए, पब्लिक प्रोस्पेक्ट में रखें और इस पर हम डिबेट करें, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक रही बात महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर बहस करने की बात, वो सारी खबरें दिन भर हमारे चैनल पर चलती रहती हैं। और तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि 5 राज्यों में आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 5 में से 1 राज्य में आप आए, 4 राज्यों में आपके इन्हीं मुद्दों को लोगों ने भाव नहीं दिया और आपके ही सीएम को हटाया। तो बताइए कि क्या आपने अपने मुद्दे को सही तरीके से रखने की कोशिश की या फिर नहीं की, या फिर आप रख नहीं पाए, उसमें फेल हो गए, या फिर उन मुद्दों को, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं वो मुद्दे आप खुद ही प्रूव नहीं कर पाए, आप ना महंगाई दूर कर पाए, ना बेरोजगारी दूर कर पाए, ना शिक्षित कर पाए, ना इकोनॉमी ठीक कर पाए इन स्टेट्स की, और आपको वहां के लोगों ने चाय में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। देखिए, किसी ने किसी को चाय में से मक्खी की तरह निकाल के नहीं फेंक दिया। जनतंत्र है, जनता वोट करती है, जनता वोट कर कर फैसला लेती है। कांग्रेस इज डाउन बट वी आर नॉट आउट। हम लोगों को कम सीटें जरूर आई हैं, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया गया। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप गलत कहेंगे। तेलंगाना में जहां किसी को उम्मीद नहीं थी, वहां कांग्रेस ने सरकार बनाकर भी दिखाई। लेकिन जहां तक आपने इस बात को कहा, कहीं ना कहीं हम लोग जरूर फेल हुए हैं कि जो जन सुविधाओं के और विकास के मुद्दे हैं
उनको हम लोग पोलराइजेशन की राजनीति पर हावी नहीं कर पाए, और भाजपा की जो पोलराइजेशन की राजनीति गौतम जी, आपको सवाल में धनंजय जी के पास जाता हूं, जिसमें आपने कहा कि हमारे ऊपर मोदी जी और अमित शाह जी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते हैं, पर्ची निकालते हैं और मुख्यमंत्री बिठा देते हैं, जन भावनाओं का कोई सरोकार नहीं है। मुझे लगता है धनंजय जी को इस पर जवाब देना चाहिए। धनंजय जी। विवेक जी, मैं बिंदुवार जवाब देता हूं, और जिस तरह से धीरज से मैंने सुना है, मुझे धीरज से सुनने का टच करें। इन्होंने कहा कि भाजपा तय नहीं कर पा रही मुख्यमंत्री। पिछली बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, 16वें दिन मुख्यमंत्री तय हुआ था, 8वें दिन आज मुख्यमंत्री तय हो गया, तो इनको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, जो पैनलिस्ट ने कहा कि प्रो हिंदुत्व और एंटी हिंदुत्व, अभी खुद कह रहे थे पोलराइजेशन। दूसरी बात, जब से ये इंडी भिंडी अलायंस बना है, घमंडिया गठबंधन, कौन सा प्रोग्रेस की बात आपने की है? आपने सनातन धर्म पे लगातार हमला किया। आपके अलायंस बनने के बाद से इस देश में सनातनियों के अपमान की परंपरा चली है। दूसरी बात, आप किस पैमाने पर बात करना चाहते हैं? $2 ट्रिलियन इकोनॉमी थी, आज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। 9 साल में जो हमने कर दिया, जो नजीर तेज कर दी, कोई कर नहीं सकता है। 38 करोड़ इस देश में बैंक अकाउंट है, 240 करोड़ बैंक अकाउंट है, 1 लाख बैंक की ब्रांचेज है, आज 1,70,000 बैंक की ब्रांचेज है। 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। हम कह रहे हैं तीसरी बनाएंगे। आपने कोई स्टेटमेंट दिया इसको लेकर के? तो बताइए। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि दी जा रही है, 4 करोड़ घर बनाए गए हैं गरीबों के। किस पैमाने पर आप बात करना चाहते हैं? कुछ भी। और राहुल गांधी जी के अगर प्रवक्ता है, तो अकड़ बकड़ बॉम्बे को नहीं खेलेंगे, तो इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? धनंजय जी, वो ये बात तो कह ही नहीं रहे आपने विकास नहीं किया। वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो इसको एक तरह से सिर्फ 2 ही 3 लोग फैसला कर रहे हैं और बाकी लोगों पर इंप्लीमेंट हो रहा है। कांग्रेस ये बात कह रही है। तो अकड़ बकड़ बॉम्बे को एबीसीडी नहीं खेलेंगे तो क्या करेंगे? राहुल बाबा के नानी घर नहीं जा रहे हैं, तो यही सब खेल रहे हैं, यही सब देखिए कभी पीढ़ी के साथ, कभी पीढ़ी के साथ तो खेलेंगे, कभी ऐसा ही प्रवक्ताओं को ले आएंगे जो अकड़ बकड़ खिलाएंगे। इस लायक है वही तो बताएंगे। देखिए, भाजपा के माननीय प्रवक्ता जो हैं, इनकी स्पेशलाइजेशन है डिबेट का स्तर गिराने में। चलते हुए नरेंद्र मोदी, आज नौजवान एक व्यक्ति अगर खड़ा है इस देश, गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। गौतम जी बोलिए। वोट की ताकत है। देखिए, अगर सर ने कंप्लीट कर लिया हो तो मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि मैं एक सभ्य डिबेट में विश्वास रखता हूं। कांग्रेस के दोनों लोग, राहुल गांधी और परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, दोनों बेल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ईडी के केस में, नेशनल हेराल्ड के केस में 5,000 करोड़ की संपत्ति को 50 लाख रुपए में गड़क जाने के केस में। ठीक है, गौतम सेठ जी से जवाब ले रहा हूं। गौतम सेठ जी बोलिए जल्दी से। हाँ गौतम सेठ जी। मैं पहले तो इनको बोलना चाह रहा हूं, ये जो ईडी का राग अलापते रहते हैं और नेशनल हेराल्ड का राग अलापते रहते हैं, 9 साल से आप लोगों की सरकार है। अगर आपको इस मामले में जरा सा भी मेरिट लग रहा है करप्शन में, तो आप एक्शन लीजिए। आप एक्शन लेने से घबराते क्यों हैं? बेल पर बाहर क्यों छोड़ा हुआ है? आप एक्शन लीजिए। आपके गृह मंत्री एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आपकी सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आप बस मुद्दों को जगाना चाहते हैं और अपनी फेवर में उन मुद्दों को यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो आप ये मत कीजिए। आप जनता के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को गिराने का काम कर रहे हैं, और इस तरह से जो आप बहसबाजी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है संबित पात्रा जी से अच्छी ट्रेनिंग आपको मिली है, लेकिन इस तरह की ट्रेनिंग लोगों के हित में नहीं है। आप इस तरह की बहसबाजी मत कीजिए, और आप थोड़ा सा डिबेट का जो स्तर है उसे मेंटेन करना सीखिए कि किस तरह डिबेट की जाती है। आप भारतीय जनता पार्टी, जिसकी देश में सरकार है, उसके प्रवक्ता हैं, लेकिन जब लोग आप लोगों को देखते हैं तो लोगों को घिन आती होगी कि किस पार्टी को वोट किया है, जिसके प्रवक्ताओं को सभ्य तौर से डिबेट तक नहीं करना आता। तो ये बड़ी शर्मसार बात है। मैं दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दोनों मेहमानों से मेरी हाथ जोड़कर मैं विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप दोनों एक एक कर बोले और कृपया पर्सनल अटैक ना करें। अवधेश जी, मैं धनंजय जी, मैं एक सेकंड आ रहा हूं। अब विवेक जी, अगर आपके पास भाषा नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो कुछ बोलिए। अब राहुल गांधी की भाषा बोलते हैं, पीढ़ी का छोड़ा हुआ बिस्किट खा के आए होंगे तो कह रहे अकड़ बक्कड़ बॉम्बे को। अरे राहुल बाबा का बार का ना 22 बार लॉन्च हुए, 22 बार रिलॉन्च नहीं कर पाए। हम लोगों ने 125 अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ के लॉन्च करा दिया। ठीक है, मैं इसका जवाब अजय जी से ले लेता हूँ। ठीक है धनंजय जी, एक सेकंड कर पाएंगे, एक सेकंड विकास में मुकाबला कर पाएंगे, ठीक है पैमाने पर आप अजय। ठीक है धनंजय, वेट आ रहा हूँ। अजय शुक्ला जी, देखिए, मैं पहले तो एक चीज कहूंगा कि अवधेश कह रहे थे कि भारतीय लोकतंत्र में लीडरशिप तय कर देती है और वही हो जाता है। मैं उदाहरण देता हूं, 1967 याद करिए, श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में
सांसदों ने में चुना था देश का प्रधानमंत्री। 167 वोट से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुनी गई थी और तब प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हें किसी ने बनाया नहीं था। नंबर 1, तो यह उदाहरण भी देश में मौजूद है। और ऐसा ही उदाहरण, दूसरा उदाहरण अभी हाल का ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का भी है। तो इसलिए यह ना बताएं। अब आइए आप दूसरी बात जो कह रहे हैं, ईडी का केस दूसरा है और जिस केस में राहुल गांधी सोनिया गांधी को बेल है वो दूसरा है नेशनल हेराल्ड का ही केस।